Anji, Vanj, good evening. Shrutika, hi, good evening. Who else is in? Yeah, the new joining. Good evening, sir. Good evening. हाँ जी, ठीक है। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था. सो विल क्विकली हैव अ लुक एट दैट एंड देन विल स्लोली गो बियॉन्ड दिस एंड देन विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स. So in the last class we have seen certain things in terms of the chloroplast. उसके लिए हम लोग ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया सीख चुके हैं, देख चुके हैं क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या नहीं हो रहा. So that is something we have seen. एपोप्टोसिस के बारे में लोग बात कर चुके हैं. तो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो आप याद रख पाओगे, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. एपोप्टोसिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सेल्स. लाइक हर एक सेल में ये होना जरूरी है और इसका रेगुलेशन जो होता है वो सही से होना चाहिए. इट शुड हैपन इन अ सर्टेन वे एंड इट शुड हैपन इन अ वेरी प्रॉपर वे. राइट, समथिंग जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेगा. एक चीज याद रखना कि आपके जो कैंसरस सेल होते हैं वो लोग एपोप्टोसिस शो नहीं करते. रिमेंबर दिस थिंग, योर कैंसरस सेल डू नॉट शो एपोप्टोसिस. आपके जो कैंसरस सेल रहेंगे, कैंसर सेल्स, they are not going to show any kind of apoptosis. So no apoptosis shown by them. No apoptosis. इन लोगों की डेथ नहीं होती, इनके अंदर डेथ नहीं होती, ये बस डिवाइड करते रहते हैं. They just keep on dividing, they just keep on adding number, और इसलिए आप देखोगे वहां पे ट्यूमर बनता है. If you happen to observe any type of article on cancer, you get to see tumor formation. इधर ट्यूमर आपका एक जगह पे लोकलाइज रहेगा, you can find multiple tumors throughout the body. This is happening because आपके सेल्स डिवाइड कर रहे हैं और उनकी डेथ नहीं हो रही. So the process, the pathway of cell death in a clinical way, वो बंद हो गया है. And that's why we say one of the very important trait of cancer cell, they do not show apoptosis. कभी अगर आप एज अ पैथोलॉजी के लैब में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपको कोई एक सेल कल्चर मिलता है जिसमें सेल्स आपके सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं and they're not dying, then you can say they are my cancer cells. ठीक है, so ये एक चीज याद रखना, कैंसर do not undergo apoptosis. ये एक बार फिर आप फ्यूचर में पढ़ेंगे. ऑलराइट, नाउ हमने बात किया था प्लास्टिड का. हमने यहाँ पे बात किया था कि यार हाउ योर प्लास्टिड्स विल बी सीन थ्रू आउट द प्लांट. दैट्स वन थिंग वी हैव सीन. उसके बाद हमने बात किया था यार प्लास्टिड्स का जो मेन द ग्रुप है, द प्री एग्जिस्टिंग सेल जो आपका यहाँ पे वो आपका होता है प्रोप्लास्टिड. और प्रोप्लास्टिड में से ही आपके डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. यू गेट टू सी क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट का काम यहाँ पे रहेगा हमेशा फॉर द फोटोसिंथेसिस. क्रोमोप्लास्ट इज to impart the color, इनका काम रहेगा हमेशा कलर को इम्पार्ट करना. एंड ल्यूकोप्लास्ट जो आपका यहाँ पे रहेगा उसका काम हमेशा यहाँ पे रहेगा ऑफ योर स्टोरेज. हाँ जी, ये इसने कुछ नहीं करना, इसने करना है स्टोरेज का काम. दैट इज समथिंग वी हैव सीन. वी हैव सीन यार प्लास्टिड भी आपका दे फॉलो द एंडोसिम्पैथिक थ्योरी. दिस आर ट्रेट्स, 70s राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, ये सब आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा. वी हैव सीन दिस एज वेल. हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट आपको मिल जाते हैं. मैं आपको पहले बता दूंगा दैट द मेन पिगमेंट इज द क्लोरोफिल. इन द क्लोरोप्लास्ट इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल ए, आपका मेन पिगमेंट वहां पे रहता है. यू आल्सो हैव समथिंग लाइक अ क्लोरोफिल बी एज वेल, राइट, बट मेन इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल ए. सो आपके पिगमेंट्स जो आपके यहाँ पे मिल रहे हैं इनका काम क्या है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, टू ट्रैप द सनलाइट. सो दे बेसिकली आर गोइंग टू डू द वर्क ऑफ ट्रैपिंग द लाइट. सो उन्होंने अपनी लाइट को ट्रैप करना है and they will carry out their photosynthesis. So that is something they will do. अच्छा एक बात बताओ, अगर आप एक प्लांट को सनलाइट में नहीं रख रहे और उसे आप आर्टिफिशियल लाइट में रख ले हो तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? No, sir. Yes, sir. No, sir. कर पाएगा? एनीवन एल्स क्या लगता है, करेगा नहीं करेगा? सर कर पाएगा बट रेट उसका थोड़ा स्लो है. पाएगा. सर कर कर पाएगा. लेगा, ठीक है कर लेगा, क्योंकि अगर आप उसे वही वेवलेंथ अगर आप प्रोवाइड करो जो आपकी लाइट से आ रही होती है ना, कोई दिक्कत आनी चाहिए, नहीं आती. एंड दे डू कैरी आउट देयर फोटोसिंथेसिस. पीपल हैव मेड सच सेटअप जहां पे वो इंटरनली लाइट प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर एबल टू ग्रो द प्लांट्स ओवर देयर. सो यू कैन डू दैट. यू रियली डोंट हैव टू गिव अ सनलाइट ऑल द टाइम. आप प्रोवाइड करके आप बना सकते हो, राइट. ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा बट यार दिस कैन बी डन. ओके, सो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स आर समथिंग यू गेट टू सी इन द क्लोरोप्लास्ट. इनका काम होता है आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना. क्रोमोप्लास्ट हम लोग जानते हैं, इसके अंदर जो आपके जो पिगमेंट है वो आपके समथिंग लगेगा कैरोटीन, ज़ेंथोफिल आर द काइंड ऑफ पिगमेंट यू गेट टू सी इन क्रोमोप्लास्ट. एंड इनका काम होता है कलर देना.
I'll give one of the example. कैरेट अगर आपने देखा होगा, so carrot is going to be like orange रेडिश कलर का जो आपका कैरेट होता है, उसका कलर होता है आपके कैरोटीन की वजह से. So जो कैरेट का जो कलर आपको मिलता है यहाँ पे, that color is because of your carotene. So carotene is one of the pigment जो आपको orangish रेडिश कलर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. So कैरोटीन का कंटेंट वहां पे ज्यादा रहता है and you get to see that particular color in that particular carrot and that's impart the color. So one of the example. ज़ेंथोफिल आपको जो रहता है वो आपको येलोइश आपका कलरेशन वो आपको देगा. That is something going to give you the yellowish coloration. अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमने ये एग्जांपल लिए. कई बार ऐसा होता है कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, it can convert into your chromoplast. ये भी देखा गया है. At times your chloroplast can convert into your chromoplast. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप अगर कभी टमाटर को देखोगे, कच्चे टमाटर को, तो ग्रीन कलर के होते हैं. अगर आपने कभी टमाटर देखे होंगे कच्चे वाले, they are going to be green in color, and that green tomato will turn into red because जितने भी उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट थे, जितने भी उसके अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट थे, they all turn into the chromoplast. तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल सकती है. This is also one thing you get to see over there happening. कि कई बार आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, they turn to chromoplast, and that is essential to impart the coloration. ये आपको होने का, then you will get to see the coloration can be seen. So ये टमाटो के अंदर आपको काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाता है. Even I can say the same thing for chilies as well. जो आपकी चिलीज होती है, जो आपकी मिर्चियां होती है, वो भी आपकी ग्रीन से आपकी रेड हो जानी है आपके जब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपका क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट, एंड दैट्स व्हेन यू कैन गेट टू सी योर चेरी रेड कलर. सो ये भी होता है. नाउ लेट्स बिफोर जंपिंग ऑन ल्यूकोप्लास्ट, हमने यहाँ पे बात किया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में. वी हैव डिस्कस कि आपको मेसोफिल सेल में दिख जाते हैं. यू नो व्हाट इज अ ग्रेना, यू नो व्हाट आर थैलाकोइड्स. पाइल्स ऑफ थैलाकोइड्स आर गोइंग टू मेक द ग्रेना. कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रोमल लैमेलिका, यहाँ पे आपको कनेक्शन यहाँ पे दिख जाता है. द फ्री स्पेस इज माय स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में के अंदर आपको आपका सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. एंड वी हैव आल्सो सीन कि फोटोसिंथेसिस के अंदर यू हैव लाइक टू पार्ट्स. यू हैव समथिंग नोन एज लाइट रिएक्शन एंड समथिंग नोन एज योर डार्क रिएक्शन. अच्छा, डार्क रिएक्शन का एक और नाम होता है. क्या नाम हो सकता है डार्क रिएक्शन का एक और नाम? There is one more name for dark reaction. आपके हिसाब से क्या होगा वो? डार्क रिएक्शन का एक और क्या हो सकता है? Can't hear you. It is going to be your Kelvin cycle, beta. Kelvin cycle. There is one more name for dark reaction. That is going to be a Kelvin cycle. Please know that. So very often we don't use the term dark reaction. कई बार term use करते हैं यहाँ पे Kelvin cycle. ठीक है. सो लाइट रिएक्शन आपका एक तो होता ही है, उसके साथ आपका केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन आपके यहाँ पे हम उसे कह सकते हो. लाइट रिएक्शन आपका जो होगा दैट विल बी हैपनिंग इन ग्रेना, राइट, बीइंग मोर प्रिसाइज इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन. थैलाकोइड मेम्ब्रेन. On the other hand, hi, good evening, Neha. Neha, after a long time, I guess. Granum thylakoids. What? Yeah, thylakoid memory. Yeah, or Granum's thylakoid, whatever you can call it as a. And then you have your dark reaction of Kelvin, which has been happening in your stroma. ठीक है. Now what you get to see over here कि यार ये तो आपका यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, बट आपका जब फूड बन जाता है, जब आपका खाना यहाँ पे बन जाता है, जब आपका स्टार्च बन जाता है, तो आप उसे स्टोर कहाँ पे कर रहे हो? देन यू विल जंप ऑन टू योर ल्यूकोप्लास्ट. सो आपका क्लोरोप्लास्ट में आप बना रहे हो अपना शुगर, राइट, बट व्हेन द शुगर हैज टू बी स्टोर्ड, वो टाइम पे आप यहाँ पे यूज करोगे अपने ल्यूकोप्लास्ट, जिनके आपको यहाँ पे कुछ टाइप्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. So when you talk about leucoplast, you have few types over there which have been mentioned. You have something like your amyloplast. You have a etioplast, elioplast, and you have a eleuroplast. तो ये कुछ आपको अलग अलग टाइप के ल्यूकोप्लास्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. Amyloplast is something which is going to store the starch, as always. It is always going to store the starch. Then you will have something like your elioplast, which is going to be storing your oils and fats. इसने oils and fats को store करके रखना है. And then you have a eleuroplast, which is going to store the protein. ये आप यहाँ पे store करेगा
protein. So they are all going to be my different kind of my leucoplasts. They are all going to be my leucoplasts के different types मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं. याद रखना, they won't have any kind of pigment. They will never have any kind of pigment. तो इनका कोई कलर आपको मिलेगा नहीं. They don't have any kind of pigment क्योंकि इनका काम है सिर्फ स्टोरेज करना. इनका बेसिकली काम यहाँ पे सिर्फ रहेगा स्टोरेज करना. I can get to see them in stem. I can get to see them in leaves as well, but I also get to see them in the roots as well. ठीक है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको रूट्स में मिलेंगे. You can also get to find them in leaves. You can also get to find them in stem as well. So that these are the only things you have to know. इतना ही आपको याद रखना है कि यार you have a myeloplast, you have a elioplast and you have a eleuroplast. और उन्होंने स्टोर वहां पे क्या करना है. That is the only thing you have to remember यहाँ पे. So yeah, that's it. तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट खत्म. We are already done with the chloroplast over here. एंड हमने ऑलरेडी समझ चुके कि हमारा क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे क्या करेगा इन टर्म्स ऑफ इम्पार्टिंग कलर. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. हाँ जी बोलिए. सर डार्क रिएक्शन को और किस नाम से जाना जाता, मतलब क्या बोला जाता है उसे? केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल यू आल्सो कॉल इट एज अ केल्विन साइकिल. ये जो है आपका, आप इवन कह सकते हो एज अ केल्विन साइकिल, राइट. क्योंकि इन्होंने, केल्विन ने आपका ये रिएक्शन ढूंढा था, समझाया था, लाइक फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय केल्विन साइकिल. ठीक है. फिर आप एक और आप टर्म यूज करते हो जो आप कई बार शायद आपने सुना किया था, C3 पाथवे. C4 pathway. यस सर. हाँ जी बोलिए. ओके राइट. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द पाथवे. केल्विन साइकिल फिर से आपकी आवाज कट रही है बेटा, आवाज बोलना पड़ेगा आपको. कौन सा वाला पार्ट? केल्विन साइकिल. नहीं, केल्विन साइकिल करा नहीं रहे बेटा अभी. केल्विन साइकिल बता रहे कि केल्विन साइकिल इज अनदर नेम फॉर डार्क रिएक्शन. तो डार्क रिएक्शन का एक और नाम हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कई बार, दैट इज गोइंग टू बी केल्विन साइकिल. और क्योंकि वो केल्विन ने वहां पे उसे ढूंढा था, उसे डिस्कवर किया था, इसलिए हम उसे बोलते हैं केल्विन साइकिल. इट्स द सेम थिंग. ठीक है. ये आप पढ़ोगे इन योर चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर, आप डिटेल में पढ़ते हो. केल्विन साइकिल, लाइट रिएक्शन, C4 पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन, ऑल दोस थिंग्स. So this is where your chloroplast ends. यहाँ पे आपका प्लास्टिड खत्म होता है. We are done with the mitochondria. हमने यहाँ पे प्लास्टिड भी हमारे यहाँ पे कर चुके हम लोग. Now we'll move on to your ribosomes. So let's quickly jump onto your ribosomes. So we have ribosomes यहाँ पे. Let's have a look. We'll quickly run through ribosome because most of the things you are familiar over here. ठीक है. अब एक काम करिए, फटाफट आप लोग आंसर करिए. राइबोसोम्स जो आपको मिलते हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो कौन से टाइप के आपको मिल जाते हैं? 70S राइबोसोम्स. एंड जो आपको साइटोप्लाज्म में जो आपको मिलेंगे वो कौन से होंगे? 70S. You'll have the प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में 70S और यूकैरियोटिक के 80S. Cytoplasm of your eukaryote is going to be your 80S, 70S in the mitochondria. अगर हम अभी eukaryotes context में बात करें, ठीक है? So if we talk in terms of the eukaryotes, so basically what will happen? 70S is something you will get to see in your mitochondria, chloroplast, and even your prokaryotes. इनमें ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो आप ऑलरेडी ये सब जानते हो, right? 80S you get to see on your RER, एक वहां पे आपको मिलना है, and your cytoplasmic ribosomes. Cytoplasmic ribosomes जो आपको मिल रहे हैं, this is something you get to see in the eukaryotes. This is all happening in your eukaryotes. हाँ जी. अब हम जानते हैं कि राइबोसोम्स का काम यहाँ पे होता है. राइबोसोम्स आर बेसिकली नोन फॉर माय प्रोटीन सिंथेसिस. ये सब हम लोग जानते हैं दैट दे आर गोइंग टू प्ले द रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. आपको याद ही रखना है कि ये बने किससे होता है. आपके जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं. आपको याद रखना है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ योर प्रोटीन्स प्लस rRNA. rRNA stands for your ribosomal RNA. It stands for ribosomal RNA. तो याद रखेंगे हम लोग एक चीज यहाँ पे कि आपका यहाँ पे है rRNA प्लस प्रोटीन इज समथिंग यू गेट टू सी इन द राइबोसोम. जितने भी आपको राइबोसोम मिलेंगे, जितने भी राइबोसोम आपके हाथ में आते हैं, चाहे वो कोई बैक्टीरिया से आ रहा हो या चाहे वो कोई आपका साइटोप्लाज्म से आ रहा हो या फिर यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म से आ रहा हो, याद रखना उसमें आपको मिलेंगे प्रोटीन प्लस rRNA. ये दो चीजों से ही बना हुआ होता है वो. These are the two things I'll get to see
in my ribosomes and rRNA stands for your ribosomal RNA. एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, अगर आप RNA की बात करो तो 3 टाइप के RNA आप जनरली पढ़ोगे, you will get to study Yes, 3 टाइप के RNA. एक तो आपका होता है mRNA, है ना, वो तो आप लोग जानते हो, और tRNA ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे. सो आपने एक बोला, एक तो होता है mRNA, वो आप लोग तो जानते हो, tRNA भी आप लोग जानते हो, ओके. और एक होता है आपका rRNA. tRNA क्या करता है? Yes, sir. tRNA क्या करता है? tRNA करता क्या है? ट्रांसफर ऑफ RNA. Yes, sir. ठीक है. mRNA क्या करता है? मैसेंजर ऑफ मैसेंजर RNA. ठीक है, इसको हम वापस से देखते हैं. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट राइबोसोम्स एंड देन आई अगेन गेट बैक टू दिस. आई जस्ट ट्राई टू फिक्स दिस थिंग. ठीक है. सो याद रखना, जब भी आप राइबोसोम्स की बात कर रहे हो, राइबोसोम्स का मैटर ऑफ टू थिंग्स, प्रोटीन एंड rRNA. दैट्स वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू. दैट्स वन थिंग शुड बी वेरी लाइक क्लिस्टर क्लियर टू यू. After this, let's quickly go through this statements. Ribosomes are membrane-less organelle. तो इनके अंदर आपको कोई membrane देखने के लिए नहीं मिलती. Contains ribosomal RNA and protein. So they are basically इन दो चीजों से बने हुए होते हैं. In eukaryotes, some are found in cytoplasm and some are attached to ER. जो आप जानते हो, कुछ cytoplasm में होते हैं और कुछ आपके ER पे लगे हुए होते हैं. You have a eukaryotic ribosome and you have a prokaryotic ribosome, जो हम already वहाँ पे देख चुके हैं, 70S and 80S. याद रखना, जब भी हम बात करते हैं 80S ribosomes की, तो अगेन the larger unit will be having the 60S 40S. and हाँ जी, small unit जो आपके यहाँ पे होगा वो आपका यहाँ पे होगा 40S का. बहुत बढ़िया. Right, that is going to be for, ये आपका होगा for your eukaryotic ribosomes. ठीक है. अगर हम बात करते हैं prokaryotic ribosomes की, if I just write over here pro and I draw structure, then यहाँ पे आपको मिलेगा Yes. 50S And 30S. and हाँ जी, स्मॉल यूनिट आपका यहाँ पे रहेगा 30S का. सो ये भी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, सो समथिंग यू आर फेमिलियर विद. हाँ, ये यहाँ पे याद रखना कि राइबोसोम्स जो आपके यहाँ पे बन गए, दे आर गेटिंग फॉर्म्ड. ये आपके बन कहाँ पे रहे? दे आर फॉर्म्ड इन अ स्पेशलाइज्ड रीजन इन द न्यूक्लियस नोन एज माय न्यूक्लियोलाई. राइट. सो न्यूक्लियोलाई आपका वो रीजन है न्यूक्लियस के अंदर जहां पे राइबोसोम्स बनाए जाते हैं. दिस इज द रीजन इन द न्यूक्लियस where ribosomes are formed. ये याद रखना, ribosomes are formed in the nucleoli. और ये न्यूक्लियोलाई आपका कहाँ पे है? ये है आपका न्यूक्लियस के अंदर. जब हम लोग न्यूक्लियस को सेपरेटली पढ़ रहे होंगे तब इसको हम वापस से एक बार देखेंगे कि यार ये है कहाँ पे. बट याद रखना फिलहाल कि न्यूक्लियस के अंदर आपको एक रीजन मिल जाए जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलाई. एंड दिस न्यूक्लियोलाई इज अ रीजन जहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए, दिस इज वेयर यू विल गेट टू सी योर राइबोसोम्स. यहाँ पे आपको राइबोसोम्स फॉर्म होते हुए आपको मिलेंगे. राइट. तो यहाँ पे आप rRNA और प्रोटीन को असेंबल करते हो. दिस इज अ लोकेशन जहां पे आप rRNA और प्रोटीन को असेंबल करते हो और आप अपने राइबोसोम्स को यहाँ पे आप बनाते हो. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. आफ्टर दिस इज समथिंग गिवन इन द एनसीईआरटी व्हिच यू हैव टू रिमेंबर कि राइबोसोम्स आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जॉर्ज पलाडे वाज द पर्सन जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1953. ये नाम याद रखना जरूरी होता है. कई बार आपको एनसीईआरटी वाले में है अगर ये नाम, तो आपको नीट में भी आ सकता है. ठीक है. सो दैट्स इट. दीज आर द थिंग्स. इतना ही तुम्हें जानना है राइबोसोम्स के बारे में फिलहाल. ठीक है, इतना ही आपको जानना है. अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊंगा ना राइबोसोम की, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यू कैन सी द लाइक जस्ट पे अटेंशन टू द पिक्चर हो रहा है. अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यू हैव द लार्जर यूनिट, यू हैव द स्मॉलर यूनिट, और उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे. वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपके, वो आपके rRNA है. इट आर गोइंग टू बी rRNA वहां पे. बट वहां पे लिखा हुआ है 23S 5S, वो अभी आपको नहीं करना. तो अभी आप उसे फिलहाल इग्नोर कर सकते हो. दिस इज समथिंग जो आप देखोगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर कि ये है क्या और इनका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है. विल गेट टू सी दैट. बट अभी आपको याद रखना है दैट यू हैव अ 70S राइबोसोम्स, यू हैव अ 80S राइबोसोम्स, और उनके लार्जर और स्मॉलर यूनिट का साइज क्या है वो आपको यहाँ पे याद रखना है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोटीन नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि कितने प्रोटीन लग रहे हैं. अगर मैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का लार्जर यूनिट अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, राइट, लार्जर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, सो इट हैज 31 प्रोटीन. स्मॉलर में इट हैज 21 प्रोटीन. तो प्रोटीन यहाँ पे, बट ये आपको अभी याद नहीं रखना. दैट इज समथिंग फॉर योर लाइक रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो, बट समथिंग यू कैन हैव अ लुक इन योर 12th स्टैंडर्ड. 12th में भी आपको यही देखना होता है. नंबर ऑफ प्रोटीन आपको याद नहीं रखना, बस आपको इतना एक दो चीजें यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जान लेते हो. दैट्स इट. राइट. नाउ
कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर mRNA tRNA RNA वाली स्टोरी, इसको फटाफट हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। याद रखना कि mRNA तो आप लोग जानते हो, इट्स अ मैसेंजर आरएनए। ये आपका रहेगा मैसेंजर आरएनए, और इसमें से क्या बनेगा मेरा, इसमें से बनता क्या मेरा, व्हाट इज बीन फॉर्म फ्रॉम द मैसेंजर प्रोटीन 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 राइट, प्रोटीन इसमें से आपका बनता है प्रोटीन, डीएनए में से mRNA और mRNA से आपका प्रोटीन। तो ये चीज आप जानते हो और ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, राइट। आरआरएनए का भी रोल अब आपको पता चल गया, दैट दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय राइबोसोम। ये जो आपका है ये राइबोसोम का पार्ट बनता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ राइबोसोम, इट्स अ पार्ट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का ये पार्ट बन जाएगा। सो ये भी आप जानते हो कि इसका काम क्या होगा। टीआरएनए जो बेटा होता है ना, याद रखना, इट प्लेज अ रोल इन ट्रांसफर, बट ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड। याद रखना, टीआरएनए प्लेज अ रोल इन योर ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड। इसको मैं बता दूं यहाँ पे ये कर क्या रहा है, बेसिकली टीआरएनए यहाँ पे ये ट्रांसफर क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। याद रखना, जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जब आपका एमआरएनए में से जब आप प्रोटीन बनाना चालू करते हो, वो टाइम पे आपको चाहिए होते हैं अमाइनो एसिड, क्योंकि बेसिकली आप अमाइनो एसिड यूज करके प्रोटीन बनाओगे। तो उन अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के कौन ला रहा होता है आपका यहाँ पे, वो होता है आपका यहाँ पे टीआरएनए। सो जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस चालू होता है, जब आपका मैसेंजर आरएनए में से आप प्रोटीन बनाना चालू करते हो, वो करने के लिए आपको चाहिए अमाइनो एसिड, और उन अमाइनो एसिड को पूरे साइटोप्लाज्म में से पकड़ के लाना और उनको जोड़ना, और आउट से पकड़ के लाने का जो काम होता है, दैट इज समथिंग डन बाय माय टीआरएनए। याद रखना, इट प्लेज अ रोल इन माय ट्रांसफर ऑफ माय अमाइनो एसिड। तो ये चीज याद रखना कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट इट इज डूइंग एंड व्हाई इट इज डूइंग दैट, so that ultimately I can say it is helping in making the protein, right? So ये चीज आपको याद रखनी है। टीआरएनए का रोल यहाँ पे सबको समझ आ रहा है, इस टीआरएनए का रोल यहाँ पे सबको क्लियर है, right? So this is something you have to know कि टीआरएनए आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, and other things are something you are already familiar with. ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू, सो वी आर डन विद राइबोसोम्स, इतना ही आपको राइबोसोम्स में देखना है, एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू समथिंग लाइक योर साइटोस्केलेटन। इसको हम समझते हैं कि यार ये बेसिकली है क्या साइटोस्केलेटन, जो आपको सेल के अंदर मिलता है। जब भी आपके सामने साइटोस्केलेटन टर्म आए, याद रखना, दे आर नथिंग बट माय रूट्स ऑफ सेल्स। मैं कह सकता हूं उन्हें एज अ दे आर माय रूट्स ऑफ सेल्स। जब मैं कह रहा हूं कि यार दे आर द रूट्स ऑफ सेल्स, दैट मीन्स व्हाट, इनको यूज करके मैं सेल के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूं। तो अगर मुझे न्यूक्लियस से एक प्रोटीन मुझे भेजना है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मुझे ईआर से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेजना है, या मुझे ईआर से भेजना है टुवर्ड्स लाइसोसोम, तो ये करने के लिए आप साइटोस्केलेटन को यहाँ पे यूज करते हो। ये लाइक दे आर एक्चुअली लाइक रूट्स इन द सेल, और इनको यूज करके आप चीजों को यहाँ पे लाइक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, राइट, या पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ ला सकते हो। तो इसलिए इनको हम कई बार कहते हैं एज अ सिंपली एज अ रूट्स ऑफ सेल्स, राइट, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ रूट्स ऑफ सेल्स, जिसके वजह से आप मॉलिक्यूल्स को इधर उधर कर सकते हो, इवन ऑर्गेनल्स आपके मूव कर सकते हैं। अगर आपको लाइसोसोम को कहीं और से पकड़ के कहीं और ले जाना है, इवन वो करने के लिए यू नीड टू हैव दिस साइटोस्केलेटन। तो अगर आप देखोगे सेल को, यहाँ पे पूरा नेटवर्क आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दे आर नथिंग बट माय साइटोस्केलेटन, और इनकी वजह से आप अंदर के अंदर आप मूवमेंट कर पाते हो, और इनके वजह से कई बार आपका सेल भी मूव कर पाता है। इवन कुछ सेल्स होते हैं जो मूव करते हैं। अच्छा, जैसे आपको मालूम है यू हैव अ अमीबा, अमीबा कीप्स ऑन मूविंग बाय crawling, it does something, लोग यार सूडोपोडिया बना बना के वो आगे मूव करता है। Similarly, you have some human cells which can do that, और वो करने के लिए आपका साइटोस्केलेटन आपको यहाँ पे हेल्प करता है। तो इसके कई सारे रोल्स होते हैं, we'll slowly understand them. First of all, याद रखना, you can call them as the roots of cell. They also play a very important role to maintain the shape of the cell. इनका काम एक और होता है like to maintain the shape of the cell, maintain the shape of the cell, of the cell. तो ये भी एक चीज आप यहाँ पे आते हो यार, इनका सेल के शेप को मेंटेन करने में भी इनका लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सेल अपना शेप लूज कर रहा है, देन मे बी वो अपना काम भी सही से कर नहीं पाएगा। सो दैट्स व्हाई इट प्लेज अ मेन रोल इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल एज वेल। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब आप समझ रहे हो साइटोस्केलेटन, पहले तो आपने एक सिंपल आइडिया ले लिया कि यार ये रोड्स ऑफ सेल है, इनके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और इनका एक और काम है कि आपका सेल का शेप ये लोग मेंटेन करके आपको देंगे। लेकिन जब आप इनको आप थोड़ा डिटेल में समझते हो, तो याद रखना इसके अंदर आपको 3 टर्म्स मिलते हैं, यू गेट टू 3 टर्म्स ओवर हियर, राइट।
ये जो नेटवर्क जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये नेटवर्क प्रोटीन्स का है, और इसमें आपको 3 टाइप्स आपको मिलेंगे। याद रखना, ये जो नीचे आपको पिक्चर में जो यहाँ पे नेटवर्क दिख रहा है, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट आउट से, राइट। और उन 3 टाइप्स को हम यहाँ पे देखेंगे। एक आपका यहाँ पे होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक आपका ये होता है नेटवर्क माइक्रोट्यूब्यूल्स का। देन यू हैव माइक्रोफिलामेंट, दूसरा टर्म जो आपको यहाँ पे आएगा वो आपका होगा यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट, और थर्ड टर्म जो आपका यहाँ पे आता है वो आपका यहाँ पे होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो ये 3 टाइप्स आपको मिलते हैं विद इन द साइटोस्केलेटन के अंदर। ये तीनों टाइप्स जो है ये दे अल्टीमेटली फॉर्म द नेटवर्क जिसके थ्रू आप कई सारी एक्टिविटीज आप सेल के अंदर कर सकते हो। सो यू हैव टू नो 3 टाइप्स ओवर हियर। यू हैव टू नो यू हैव अ माइक्रोट्यूब्यूल्स, यू हैव माइक्रोफिलामेंट, एंड उसके साथ आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ लेंगे कि इसके अंदर कुछ की प्रोटीन्स कौन से होते हैं, हमें इन्हें डिटेल में समझना नहीं है, बट क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल इनके की प्रोटीन्स को लेके आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो विल क्विकली हैव अ लुक एट दैट। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसे, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस स्टेटमेंट। साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ फिलामेंट व्हिच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। यहाँ पे पूरा आपको नेटवर्क मिला है फिलामेंट्स का जो आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क बना रहे हैं सेल का। ऑल्सो नोन एज द रूट्स ऑफ सेल्स, कंसिस्ट ऑफ 3 वेल डिफाइंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। वो है आपके यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये आपके 3 टाइप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। विल क्विकली हैव अ लुक ये 3 टाइप्स क्या है और इनमें आपको क्या क्या देखने के लिए आपको मिल सकता है। विल स्टार्ट विद समथिंग लाइक अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब आप बात करते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो याद रखना इसमें जो ये जो चीज बनाई गई है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये बनाने के लिए जो आप प्रोटीन यूज कर रहे हो उसका नाम है यहाँ पे ट्यूबुलिन। सो मोनोमर जो आपका यहाँ पे होगा दैट मोनोमर इज गोइंग टू बी अ ट्यूबुलिन। तो यहाँ पे होता क्या है जनरली कि समझो ये आपका ट्यूबुलिन है, आप ऐसे कई सारे ट्यूबुलिन को यहाँ पे जोड़ दोगे, कई सारे ऐसे इस ट्यूबुलिन प्रोटीन को आप यहाँ पे जोड़ दोगे और उसे जोड़ने के बाद आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो which can called as my protofilament, right? So please know that this tubulin is going to be a protein. ये आपका प्रोटीन होगा जो आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। सो जब आपके स्ट्रक्चर लाइक और भी ज्यादा इसमें लाइक आप डालते हो ट्यूबुलिन, इसके जब आप लाइक लेयर्स बनाते हो यू कॉल देम एज अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। आप उसे बोल सकते हो एज अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो अगर मैं आपके हाथ में माइक्रोट्यूब्यूल देता हूं और अगर आप उसे ब्रेक डाउन करते हो, अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे लेके उसे आप तोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ ट्यूबुलिन प्रोटीन। आपको मिलेगा देखने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन। याद रखना ट्यूबुलिन फॉर्म्स पॉलीमर ऑफ प्रोटोफिलामेंट। तो ये ट्यूबुलिन इकट्ठा होंगे एंड दे विल अल्टीमेटली लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ माय माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो याद रखना माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ दिस प्रोटीन नोन एज माय ट्यूबुलिन। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार स्टेटमेंट आ जाती है इसके ऊपर बेस्ड या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो याद रखना ट्यूबुलिन इज द प्रोटीन यू गेट टू सी इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स और इसकी वजह से आप पूरा उसका स्ट्रक्चर आप बना पाते हो, एबल टू मेक दैट लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ओवर हियर। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फंक्शन इसका यहाँ पे क्या है, इट गिव्स द सेल वेल डिफाइंड शेप। ठीक है, ये सेल को एक वेल डिफाइंड यहाँ पे शेप देगा। उसके साथ साथ याद रखना सीलिया और फ्लैजेला जो आपका होता है उसके अंदर भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, इन सीलिया एंड फ्लैजेला यू गेट टू सी माइक्रोट्यूब्यूल्स। कोई मतलब बता सकता है कि सीलिया ह्यूमन बॉडी में कहाँ मिलेगा? एनीवन कैन टेल मी वेयर आई कैन फाइंड द सीलिया इन द ह्यूमन बॉडी? सर सेल मेम्ब्रेन में, ऑसोफेगस की पाइप में मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन, Fallopian tube. Membrane with cell membrane. And someone has said respiratory pipe. किसी ने बोला यहाँ पे respiratory pipe. Yes, respiratory pipe में यस मिलता है। सर। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी पाइप के अंदर जो आपको सीलिया मिलता है उसका काम क्या होता है? सो बेसिकली उसका काम होता है वो म्यूकस को पुश करता है टुवर्ड्स द माउथ। याद रखना रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सीलिया होगा वो क्या करेगा, आपका हमेशा म्यूकस को पुश करता है टुवर्ड्स द माउथ एंड देन क्या होता है म्यूकस माउथ में आता है, उसके बाद वो उसे आप स्वालो कर लेते हो। इट इज गोइंग, यू आर गोइंग टू स्वालो दैट पर्टिकुलर म्यूकस एंड दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। अब याद रखना ये जो सीलिया होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है along with the mucus, ये ट्रैप करता है पैथोजेंस को। It helps in trapping the pathogens और it helps in trapping the foreign particles. ये foreign particles को ट्रैप करने के लिए बड़ी हेल्प करता है, यहाँ पे उसे पुश करने के लिए हेल्प करता है। It pushes the mucus along with the foreign particles into the mouth and then you can swallow it back into the intestine. But एक चीज याद रखना, people who are chain smokers उनका सीलिया हो जाता है immobilize,
मतलब ये मूव नहीं कर पाता। नॉर्मली सीलिया आपका मूवमेंट करना चाहिए उसने इस तरीके से, बट बिकॉज ऑफ निकोटीन this can become immobilized. Nicotine, you know, is something you get to have from smoking. So nicotine is something जो सीलिया को कर सकता है immobilize. और अगर आपका सीलिया immobilize हो जाता है, then it's a matter of concern. It's a matter of concern. After long years, it becomes a severe concern हो जाता है उसके बाद तो. But कभी आप notice करोगे ना, people who are like very heavy smokers, उनको कॉफ करना पड़ता है so that their mucus gets into their mouth part. Cilia is not helping them out over there. वो बिल्कुल वहाँ पे immobilize हो जाता है. So that is also one thing you should know. Please know that cilia is something you get to see in the respiratory tract में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक है? Flagella human sperm, something we'll see later. Okay, so well defined shape आपको यहाँ पे मिल रहा है सेल का, and cilia and flagella are also going to have the microtubules. वहाँ पे भी आपको microtubules देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. एंड जब भी आपको ये सामने टर्म है याद रखना, इट विल हैव द मोनोमर जो आपको यहाँ पे होगा ट्यूबुलिन. दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है. एंड जस्ट हैव अ लुक एट द पिक्चर ओवर हियर. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यू कैन सी द रेड वन आर द मैक्रोट्यूब्यूल्स. यू कैन सी देम स्प्रेडिंग थ्रू आउट द सेल. आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, दे आर ऑल मैक्रोट्यूब्यूल्स. अगर आप देखते हो ना यहाँ पे, तो आपके जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्यादा जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं. अगर आप थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपके जो इंटरमीडिएट फिलामेंट यहाँ पे है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पे चिपके हुए हैं या उनसे ज्यादा जुड़े हुए हैं. दे आर कनेक्टेड टू दैट पार्ट, राइट? एंड व्हेन यू सी योर माइक्रोफिलामेंट्स, दे आर फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज. माइक्रोफिलामेंट जो आपका यहाँ पे बेटा ये क्रॉस ब्रिज बनाता है. कई बार इट फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज बिटवीन द ऑल द मैक्रोट्यूब्यूल्स के बीच क्रॉस ब्रिज बनाएगा. कई बार इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ क्रॉस ब्रिज बनाता है. सो दैट्स अ माइक्रोफिलामेंट. चलो आगे देखते हैं. सो ये है आपका यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स. एंड प्लीज नो कि इसमें आपको ये चीजें देखने के लिए मिल जाती है. प्लीज नो दैट दीस आर थिंग्स यू गेट टू सी इन दैट. Then you have microfilament. इसका डायमीटर आपका रहेगा अराउंड 6 to 8 नैनोमीटर इन डायमीटर. यहाँ पे डायमीटर मैंने मेंशन नहीं किया. इट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 20 to 25 नैनोमीटर. तो ये काफी लाइक इनका जो डायमीटर होता है थोड़ा काफी बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है. अराउंड 20 to 25 नैनोमीटर रहेगा डायमीटर ऑफ माय माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये रहेगा इसका डायमीटर, राइट? Then you have microfilaments. ये है इसका डायमीटर. और इसमें जो आपको जो प्रोटीन मिल रहा है, इसमें जो आपका जो मोनोमर है, ओवर हियर द मोनोमर इज गोइंग टू बी योर एक्टिन. यहाँ पे जो आपका मोनोमर आपका यहाँ पे आएगा, दैट्स गोइंग टू बी योर एक्टिन. एंड ये एक्टिन जो आपका होगा ये अपना आपको पोलराइज करेगा, सो इट विल अटैच इटसेल्फ टू ईच अदर एंड दैट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय माइक्रोफिलामेंट. इस तरीके से आप यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट यहाँ पे बनाया जा सकता है. सो इट्स अ पॉलीमर ऑफ माय एक्टिन. सो एक्टिन मेरे कई सारे इकट्ठा होंगे, एक दूसरे के साथ यहाँ पे अपने आप को अटैच करेंगे एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय माइक्रोफिलामेंट. सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी. तो आपको यहाँ पे मोनोमर याद रखना है. दैट इज समथिंग आपको कि मोनोमर किसमें कौन सा है वो आपको यहाँ पे याद रखना है. फंक्शन देखते हैं यहाँ पे. मोटिलिटी ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, राइट? दोनों चीज यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है. मोटिलिटी ऑफ द सेल एज वेल एज सेल ऑर्गेनल्स. अगर ऑर्गेनल्स को अंदर के अंदर अगर आपको मूव कराना है तो उसके लिए भी आप उसे यूज कर सकते हो. और अगर सेल को मूव करना है, सेल को खुद से अगर मूव करना है, देन उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है? सो लोकोमोशन, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है? लोकोमोशन इज गोइंग टू बी एसेंशियल इन द इम्यून सेल्स. अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे समझाता हूँ. यहाँ पे है क्या, यहाँ पे किस इम्यून सेल की बात कर रहे हैं. आपके पास कुछ इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया मैक्रोफेजेस. लाइक यू हैव समथिंग लाइक योर मैक्रोफेजेस, जो आपने चैप्टर 7 में पढ़ा होगा ऑलरेडी. ये बात मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूँ. इन चैप्टर 7 यू हैव दिस टर्म मैक्रोफेजेस. दिस इज वन ऑफ माय इम्यून सेल्स. ये मेरा एक यहाँ पे इम्यून सेल है. और याद रखना ये जब आपका चलता है, इट वर्क्स लाइक, इट मूव्स लाइक अमीबा. इट मूव्स लाइक अमीबा. और जब ये मूव करेगा, ये बेसिकली यूज करेगा आपका माइक्रोफिलामेंट. सो इसने जब लोकोमोशन करना है, जब मेरे माइक्रोफेजेस लोकोमोशन शो करेंगे, ये यूज करेंगे आपके माइक्रोफिलामेंट. इन्होंने माइक्रोफिलामेंट यूज करके मूव करना है और ये एसेंशियल है. एक मैक्रोफेज का काम होता है थ्रू आउट द बॉडी घूमते रहना, सर्वेलियंस करना. सर्वेलेंस इसलिए करना कि अगर कोई चीज बाहर से आ रही है, अगर कोई फॉरेन बॉडी बाहर से आ रही है, कोई अगर पैथोजन बाहर से आ रहा है तो उसको पकड़ सके, उसको ट्रैप कर सके. दैट्स व्हाट योर मैक्रोफेजेस आर नोन फॉर. ये उनका काम होता है और ये वो चीज कर पाते हैं बिकॉज दे आर एबल टू मूव स्विफ्टली because by using this macrofilament. So that is one of the example जो मैंने आपको दिया in terms of immune cell.
and in terms of your like motility over here. ठीक है. अच्छा, tell me something. WBC is your defense cell. WBC जो आपके होते हैं वो आपके immune cells होते हैं. They are your defense mechanism. अगर आपको एक ब्लड सैंपल में देता हूं और अगर उस ब्लड सैंपल में WBC का नंबर बहुत ज्यादा होता है, then it means what you can say? सर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है. Very true. अगर आपको ब्लड सैंपल के अंदर अगर WBC का नंबर ज्यादा मिलता है, then you can say that you are suffering with some kind of infection. True. अगर आपके बॉडी के अंदर आपको WBC का नंबर अगर आपको ज्यादा मिलता है, काफी ज्यादा मिलता है, then you can say you have potentially there is some kind of infection in the body, in that bloodstream, and that's why it's going to be high. अगर मुझे WBC का नंबर हाई मिलता है थ्रू आउट द ईयर, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? अगर मुझे WBC का नंबर, तुम कभी भी ब्लड सैंपल निकाल के देख रहे हो, आपको हमेशा ही हाई मिल रहा है. आपने कभी भी, आप जनवरी को निकाल रहे हो, दिसंबर को निकाल रहे हो, आप कभी भी बीच में निकाल रहे हो ब्लड सैंपल, आपको उसका नंबर हाई ही मिल रहा है. इट मींस व्हाट? क्या हो सकता है उसका मतलब? व्हाट यू कैन थिंक ऑफ? पॉसिबली क्या रीजन हो सकता है? इफ यू हैव अ हाई ब्लड WBC का काउंट ऑल द टाइम थ्रू आउट द ईयर, गेस कर लो, एक रैंडम गेस करोगे तो तभी क्या हो सकता है? इन्फेक्शन होता है. इन्फेक्शन के टाइम पे आपका, जब इन्फेक्शन हुआ है आपको, तब आपको ज्यादा है, एंड देन इट विल गो बैक टू नॉर्मल कंडीशन. अगर आपको WBC का काउंट अगर आपको हाई मिलता है एंड इफ इट जस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और वो आपको हाई मिलता है हर एक मंथ के साथ, आपको ज्यादा ही मिल रहा है वहां पे, राइट? समझो आपका ये फेब में आपने चेक किया या आपने चेक किया मार्च में और आपको ज्यादा ही मिल रहा है, देन इट माइट मीन समथिंग एल्स. इट माइट मीन समथिंग लाइक, जो मुझे सुनाई नहीं दिया, समथिंग लाइक ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया इज नथिंग बट योर ब्लड कैंसर. ये कुछ नहीं बेटा, इट इज इन अ सिंपल टर्म्स दैट्स योर ब्लड कैंसर. याद रखना, कैंसर में होता क्या है, आपको रैपिडली सेल्स डिवाइड करते हैं और उनका नंबर बढ़ता जाता है, एंड दे जस्ट कीप ऑन एंड देयर नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ओवर देयर. ल्यूकेमिया में भी यही होता है कि आपके WBC का नंबर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है एंड इट जस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. इवन अगर आपको कुछ हुआ नहीं है तब भी उसका नंबर हाई रहेगा, एंड दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न. तो अगर थ्रू आउट द पीरियड अगर WBC का नंबर काउंट ज्यादा मिलता है एक पैथोलॉजिस्ट को, देन ही विल श्योरली रिकमेंड सम अदर टेस्ट. वो बिल्कुल कोई और टेस्ट भी यहाँ पे रिकमेंड करेगा जिससे आप like you can come to the conclusion whether you have a leukemia or not. क्या ये वाला पार्ट सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is one thing. Okay. I'll just ask one question, इसके बारे में सोचना कि अगर WBC का काउंट आपको कम मिलता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? Anyone? If you have a low amount of WBC, then that is a matter of concern. Think about it. Sir, यहाँ पे इम्यूनिटी पावर कम होगी. हाँ, कम होगी. और कैसी, किस कंडीशन में ये हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब है आपका. इम्यूनिटी पावर आपकी कम हो जाएगी. यू विल हैव अ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम. कोई सोच सकता है ये कंडीशन किस में आ सकती है? द डिजीज स्टार्ट्स विद H. HIV. राइट. दिस कैन हैपन इन योर HIV/AIDS. HIV/AIDS के अंदर याद रखना, आपका WBC का काउंट बहुत कम हो जाता है. यू हैव अ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम. आपका जो इम्यून सिस्टम होगा वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, एंड दैट इज समथिंग, वो भी आपका अलार्मिंग होता है. सो इफ यू हैव अ वेरी लो काउंट, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. अगर आपका हाई काउंट है थ्रू आउट द ईयर, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. हाँ, इन्फेक्शन के टाइम पे हाई काउंट है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, दैट इज ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ओवर हियर. यहाँ पे अगर इनको हम देखते हैं, सो इनका जो डायमीटर होगा अराउंड रहेगा आपका 10 नैनोमीटर का. यहाँ पे आपका डायमीटर आपको मिल जाएगा. और यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक नहीं होते हैं. इन द इंटरमीडिएट फिलामेंट यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी सीन. इसलिए हम यहाँ पे एक नाम यूज नहीं करेंगे. यू हैव अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन आर बीन इन्वॉल्व. यहाँ पे कई सारे प्रोटीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं. काम क्या है यहाँ पे इसका? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. सो मैकेनिकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा एंड इट विल ऑल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. तो ये दो चीजें यहाँ पे दिस इज समथिंग व्हिच योर इंटरमीडिएट फिलामेंट इज गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर. तो ये इसका यहाँ पे काम होता है. और आपको इतना याद रखना है, सी आपको पहले याद रखना है कि आपके 3 फिलामेंट कौन से हैं, मैक्रोट्यूब्यूल्स, मैक्रोफिलामेंट एंड योर इंटरमीडिएट फिलामेंट. ये आपको पहले 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है. उसके बाद आप याद रखोगे कि किसमें कौन सा प्रोटीन आपको मिल रहा है. इंटरमीडिएट के अंदर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए
इट इज ओनली गोइंग टू बी योर वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। माइक्रोफिलामेंट के अंदर यू विल गेट टू सी एक्टिन, ये दिख जाएगा आपको काफी इजीली, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर यू हैव योर ट्यूबुलिन ओवर हियर। दीज आर द नेम्स यू हैव टू नो। काफी इट्स वेरी अनलाइकली कि आपको लोग पूछे कि यार माइक्रोफिलामेंट का रोल क्या होता है। आपको कलेक्टिव रोल याद रखना है कि साइटोस्केलेटन का कलेक्टिव रोल क्या होता है। शेप प्रोवाइड कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, सेल को स्टेबिलिटी दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, आर द कलेक्टिव रोल ऑफ योर साइटोस्केलेटन। So you, if अगर आपको क्वेश्चन आता है about the role of cytoskeleton, it has to be a collective role. वो लोग पूछेंगे, वो आपको ऐसे separately they won't ask you that, but you should know. और याद रखना आपका जो सीलिया और फ्लैजेला होगा उसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्लीज नो दैट सीलिया एंड फ्लैजेला इज गोइंग टू हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स। समटाइम दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द पास्ट, वो वापस भी आ सकता है। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। दिस इज योर साइटोस्केलेटन जो है आपका यहाँ पे रूट्स ऑफ सेल। क्या साइटोस्केलेटन सबको यहाँ पे क्लियर है? इज साइटोस्केलेटन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इसको लेके कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई स्कूल ऑफ थॉट? नथिंग आई गेस। यस, No, sir. alright, ठीक है। So this is going to be a cytoskeleton. So we are done with the ribosomes, we are done with the cytoskeleton as well. So ये दो चीजें हमने यहाँ पे कर ली हैं। Okay. The next thing we can look into is going to be something like your cilia and flagella. We'll have a look at something like your cilia and flagella. Flagella human body में कहाँ मिल जाता है? Anyone? कहीं नहीं मिलेगा। So bacteria में बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में आपको मिल जाएगा। Bacteria. फ्लैजेला इज समथिंग यू कैन गेट टू सी इन द बैक्टीरिया। बिल्कुल आपको बैक्टीरिया में ये आपको मिल जाना है। ह्यूमन बॉडी में आपको नहीं मिलेगा, यू गेट टू सी इन द ह्यूमन स्पर्म, राइट? सो ह्यूमन स्पर्म में आपको फ्लैजेला मिल जाता है। सो ह्यूमन स्पर्म इज गोइंग टू हैव द फ्लैजेला। सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर द स्विमिंग पर्पसेस। तो यहाँ पे आपको काफी क्लियरली आपको देखने के लिए मिल जाता है। सीलिया आपको मिलेगा। सीलिया कैन बी सीन ऑन द सेल सरफेस। सीलिया जो आपको यहाँ पे रहेगा ये आपको सेल सरफेस पे मिल जाता है। दिस समथिंग यू कैन गेट टू सी इन द सेल सरफेस पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सीलिया काफी बार। यू आल्सो एज आई मेंशन्ड आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे आपको मिलेगा एंड यू आल्सो गेट टू सी दैट इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब तो यहाँ पे भी आपको सीलिया देखने के लिए मिल जाता है। सो फैलोपियन ट्यूब आपको मिलेगा देखने के लिए इन द फीमेल्स। यू गेट टू सी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन द मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, एंड यू आल्सो गेट टू सी ऑन द सेल सरफेस ऑफ मेनी अदर सेल्स, आपको मिल जाएगा। अब ये याद रखना कि सीलिया जो आपका रहेगा ना, ये जनरली आपको हेल्प किस तरीके से करेगा? ये आपका हेल्प करेगा मूवमेंट ऑफ द वॉट एवर द सोल्यूशन यू हैव इन द सराउंडिंग। जो भी देखो, अगर सीलिया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो आसपास जो भी आपका म्यूकस होता है, जो भी आपका जो कंटेंट होता है, उसको पुश करने में वो हेल्प करता है, राइट? सीलिया आपका यहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प नहीं कर रहा। इन द ह्यूमन बॉडी यू डोंट फाइंड देम सीलिया हेल्पिंग इन एनी काइंड ऑफ लोकोमोशन। बेसिकली ये पुश कर रहा होता है फ्लूइड को फॉर द इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे वो म्यूकस को पुश कर रहा होगा। दिस इज वेयर यू विल आर फाइंडिंग म्यूकस विल बी पुश्ड टुवर्ड्स व्हाट? ये आपका जाएगा टुवर्ड्स द थ्रोट, और आई वुड से टुवर्ड्स द फेरिंग्स। और फेलोपियन ट्यूब में क्या पुश कर रहा होगा वो? एनीवन कैन थिंक ऑफ दिस कि फेलोपियन ट्यूब में आपका सीलिया पुश क्या कर रहा होगा? एग, राइट, दैट इज गोइंग टू बी अ फीमेल एग। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। फीमेल एग को यहाँ पे वो पुश कर रहा होगा टुवर्ड्स योर यूट्रस, राइट? जहाँ पे पॉसिबली अगर आपका बाइंडिंग होता है देन यू कैन फाइंड आल्सो फाइंड फर्टिलाइजेशन हैपनिंग ओवर देयर। सो दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन दिस। सो प्लीज नो दैट कि सीलिया मूवमेंट में ह्यूमन बॉडी में हेल्प नहीं कर रहा है। यस, in the microbes it does help in the locomotion, but यहाँ पे नहीं। we are taking example कि वो लोग पुश कर रहे हैं आजू-बाजू के फ्लूइड को towards a particular direction। Flagella is something you have seen। Flagella आपको बैक्टीरिया में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, and it is also in the human sperm। ये आपका लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। So that is basically helping in locomotion। अच्छा, मुझे ये बताओ, फ्लैजेला में क्या मुझे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे नहीं मिलेंगे? फ्लैजेला के अंदर मिला गेट टू सी माइटोकॉन्ड्रिया? नो सर। फ्लैजेला विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने बात की थी आपको, जो माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, दे विल हैव अ गुड अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज आपको चाहिए एनर्जी, आपको प्रोपल्शन क्रिएट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। सो आपको बिल्कुल वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया काफी अच्छे अमाउंट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, याद रखना।
अच्छा, क्या मुझे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे इन द मसल सेल? Yes, sir. Yes, sir. तो वेल Yes, डिफाइंड, यस बेटा, यस इन द मसल सेल आई गेट टू सी माइटोकॉन्ड्रिया वेरी in a very good amount. I'll get to see them. Okay. Tell me something. माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलती है इनफोल्डिंग, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको यहाँ पे मिलती है देखने के लिए आपको इनफोल्डिंग। इसका एडवांटेज क्या होता है? What is the advantage of this kind of infolding of inner membrane? ये inner membrane की infolding का advantage क्या है यहाँ पे? increase surface area. increase the surface. से ज्यादा Right, to right, increase the right, बेटा। surface. एंजाइम ज्यादा लगा सकता है ये। एंजाइम ज्यादा लगा सकते हो, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि आप यहाँ पे इंक्रीज करो सरफेस एरिया, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, राइट। और यहाँ पे आपने एंजाइम्स भी आपने यहाँ पे ज्यादा लगा लेने हैं उसकी वजह से। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, आई हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि आपका जो हर्बीवर्स होते हैं वो प्लांट की सेल वॉल में आपको क्या मिल जाता है देखने के लिए? सेलुलोज। ये आपका प्लांट की सेल वॉल में आपको सेलुलोज देखने के लिए मिलता है, राइट। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक हर्बीवर है जो आपका प्लांट खा रहा है, और आपका यहाँ पे एक टाइगर है जो आपका है यहाँ पे कार्निवर जो मीट खा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू योर प्रोटीन जो आपको मीट में मिलेगा, कंपेयर टू योर प्रोटीन जो आपको मीट में देखने के लिए मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप मुझे ये बताओ कि एक शीप के अंदर और टाइगर के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे किसका इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा होगा? सर सर, जो हर्बीवोर्स का होगा वो Herbivores, स्मॉल इंटेस्टाइन। हर्बीवोर। आई होप सबको क्वेश्चन यहाँ पे समझ आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सबको यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या पूछा है। यस क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि आप शीप और अगर आप टाइगर को ऑब्जर्व करते हो, अगर दोनों के इंटेस्टाइन अगर आप निकालते हो तो किसका इंटेस्टाइन वहां पे ज्यादा लंबा होगा? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि यार यहाँ पे हर्बीवर का ज्यादा लंबा होगा? पीपल विद हर्बीवर, ऑलराइट, ठीक है, सर शीप का ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। स्मॉल होगा, ओके, लॉन्गर होगी, सॉरी लॉन्गर। हाँ जी। तो अगर आप देखोगे तो शीप या जो आपके हर्बीवर्स होंगे, याद रखना, उसमें लॉन्गर herbivores will have a much more longer intestine, they'll have a longer intestine, क्योंकि जितना लंबा इंटेस्टाइन होगा उतना उनको टाइम मिलता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का, so they'll have a much more longer intestine compared to your carnivores। carnivores का काफी छोटा होगा, carnivores का काफी छोटा होगा। You can have such kind of question based on your chapter 16, you can get such kind of question। So carnivores will have comparatively smaller, so comparatively it is going to be smaller, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, राइट। क्या मुझे अपने इंटेस्टाइन में फोल्डिंग्स मिल सकती है? यस सर। यस सर। और उसका एडवांटेज वही रहेगा जो आपको पहले मिल जाता है, एडवांटेज आपका हमेशा इसका एक ही रहना है, एंड द एडवांटेज इज गोइंग टू बी इट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, दिस इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो याद रखना जब भी आपको कहीं पे फोल्डिंग अगर आपको दिखे ना, याद रखना इनका काम ही होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ताकि आप वहां पे उसका लाइक व्हाट एवर द एक्टिविटी आप वहां पे करना चाहते हो आप वहां पे काफी लाइक पीसफुली आप वहां पे कर सको बिना कोई लाइक दिक्कत के। सो यस यू कैन फाइंड, जब भी आपको ऐसे फोल्डिंग्स दिखे ना, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ इंटेस्टाइन और इस मेम्ब्रेन के अंदर कहीं पे भी, याद रखना द आइडिया इज कि वहां पे सरफेस एरिया आपका वहां पे इंक्रीज हो रहा है, एंड इट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस टू हैव सच काइंड ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। So, okay, this is something we have done. All right. So I'll just have a quick recap of things because I really don't want to start with the cilia right now, or else I hope first of all you have to remember all those things which you have done by far. याद रखना यूकैरियोट्स के अंदर हम लोग क्या क्या यहाँ पे कर चुके हैं। हमने यहाँ पे किया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ईआर, गोल्गी एपरेटस, फैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन एंड योर राइबोसोम्स। अब इतनों के अंदर कोई पार्ट है जो आपको समझ नहीं आए हो या कोई पार्ट है जो आप चाहते हो कि रिपीट हो जाए? इज दिस समथिंग व्हिच यू वांट मी टू रिपीट ओवर हियर? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। यहाँ तक आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक जो भी आपको कराया गया दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड यू आर एबल टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। अच्छा तो टेल मी समथिंग, प्रोटीन फोल्डिंग कहाँ पे होगी? फटाफट आंसर करना है, लेट्स मेक इट क्विक। प्रोटीन फोल्डिंग कहाँ पे होगी?
Protein folding, beta, where do you get to see protein folding? Quickly tell me.